नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एस त्रिपाठी। आज जो भोपाल जिंदा दिली से जीने के लिए पहचाना जाता है, उसी भोपाल में मानव इतिहास की सबसे भयंकर औद्योगिक रिसाव की घटना भी हुई थी। जहरीली गैस के खौफनाक रिसाव में हजारों जानें चली गई थी। इस तबाही का अंत यही नहीं हुआ, बल्कि अब तक इसका विनाशक असर पड़ रहा है। भोपाल गैस त्रासदी की इस घटना का नाम सुनते ही आज भी लोग सहम जाते हैं। मैं तो ये सोचता हूं कि सांस को रोकना काश इंसान के बस में होता तो 36 साल पहले भोपाल में न कोई मौत की नीच होता और न ही 36 बरस बाद भी जिंदगी यूं बेबस होती। उस रात का दर्द क्या है और इंसाफ अब तक क्यों अधूरा है, इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलेंगे, जहां सत्ता में काबिज कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी मिशन 2023 में जुट गई है। दोनों दलों की कोशिश उस चक्रव्यूह को भेदने की है जिसके पार सत्ता का सिंहासन है। वैसे प्रदेश में अभी जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें कांग्रेस फिलहाल बीजेपी पर भारी दिख रही है। भूपेश सरकार ने अपने कामकाज, खासकर किसानों को खुश करने के लिए जो रणनीति बनाई थी, वो उस पर आगे भी बढ़ रही है। भूपेश सरकार पर जनता को कितना भरोसा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में हुए 2 उपचुनाव भी कांग्रेस बंपर मतों से जीती है। ऐसे में मिशन 2023 की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी 15 साल राज्य की सत्ता में रही और कांग्रेस का जो 5 साल का शासन रहा, 3 साल बाद होने वाले चुनाव में जनता दोनों की तुलना करेगी और पौड़ा जिस ओर झुकेगा, सत्ता वही दल रहेगा। ऐसे में अब दोनों ही दल पूरी ताकत के साथ मिशन 2023 की ओर बढ़ चले हैं। लिहाजा जनता मांगे जवाब में चर्चा इसी बड़े मुद्दे को लेकर। तो छत्तीसगढ़ की सियासत का ये दिलचस्प दौर है। दरअसल सत्ता में काबिज कांग्रेस के पास अभी 3 साल का लंबा वक्त है। बावजूद इसके साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने किए जाने की कवायद में जुट गई है। जबकि 15 साल तक सत्ता के केंद्र में रही और अब विपक्ष में बैठी बीजेपी के पास कैडर विस्तार के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पार्टी फिलहाल निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है ताकि राज्य की सत्ता में वापसी कर सके। बहरहाल मिशन 2023 की राह किसके लिए आसान है और किसके लिए मुश्किल है, और जिस रणनीति के तहत दोनों दल आगे बढ़ रहे हैं, उसमें किसे कामयाबी मिल सकती है, इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों निगम, मंडल और आयोगों में नियुक्तियों का दौर चल रहा है। पहली सूची में ज्यादातर विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को शामिल किए जाने के बाद संगठन ने अब दूसरी सूची तैयार कर ली है। चर्चा है कि संगठन इस सूची में ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने जा रहा है। पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि ऐसा करने से कांग्रेस निचले स्तर तक मजबूत हो सकेगी, नया नेतृत्व तैयार होगा, पार्टी का जनाधार बढ़ने के अलावा कार्यकर्ताओं का भरोसा कायम होगा। संगठन की ये रणनीति 2023 के चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार हो रही है। कांग्रेस मानती है कि सिर्फ जन कल्याणकारी नीतियों की बदौलत ही सत्ता में दोबारा वापसी संभव नहीं होगी। सत्ता में वापसी करनी है तो संगठन का विस्तार भी बेहद जरूरी है। देखिए, 2023 को हम लोगों को संगठन के माध्यम से तैयारी लड़ना, हम ऐसे कार्यकर्ताओं को ब्लॉक अध्यक्ष बनाना चाहते हैं जो संगठन की बात, सरकार की बात अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कांग्रेस यहाँ मिशन 2023 में जुटी है तो बीजेपी ने भी मैदान फतेह करने के लिए कमर कस ली है। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में 3 दिन तक चले प्रशिक्षण में ऐसे मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं जो राज्य के सभी मंडलों में जाकर कैडर को प्रशिक्षित करेंगे। बीजेपी मानती है कि संख्या के हिसाब से वो राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में इस प्रशिक्षण के सार्थक नतीजे अगले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। हमने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रारंभ किया है और इन्हीं कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आने वाले लक्ष्य है वर्ष 2023 में बीजेपी इस छत्तीसगढ़ के अंदर में सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करेगी। बहरहाल विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष भी अभी से मान के चल रहा है कि साल 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव आसान नहीं होगा। यही वजह है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने अभी से 3 साल बाद होने वाले चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।
तो मिशन 2023 पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर जो गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी आपका स्वागत है। स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। पहले मनोज आपसे ही सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मिशन 2023 के लिए अभी दोनों ही दल एक साथ तैयारी शुरू कर दिए हैं? अभी तो लंबा समय है। बिल्कुल लंबा समय है, 3 साल का पूरा समय बाकी है। उसके बाद भी जो है दोनों दल अभी से गंभीर दिख रहे हैं 2023 के चुनाव के लिए। अभी हाल ही में जो निगम मंडल है उसकी दूसरी सूची जारी होनी है। उस दूसरी सूची के संदर्भ में जब पीसीसी अध्यक्ष से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि हम जो है संगठन के विस्तार को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं जिसका फायदा 2023 में मिल सके। उसी तरह से भाजपा भी जो है अपने जो निचले स्तर के कैडर है उसको मजबूत करने में जुटी हुई है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से पिछले 10 महीने में गतिविधियां एक तरह से थम सी गई थी कोरोना काल में, अब जाकर धीरे धीरे जो है अनलॉक के बाद की स्थिति में सब कुछ अब धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। तो ऐसे में लगता है कि जो लंबे समय तक एक निष्क्रियता का वातावरण था समाज में भी, पॉलिटिक्स में भी, तो अब जाकर जो है एक्टिविटियां बढ़ी हैं। तो सीधे सीधे दोनों ही राजनीतिक दलों को अब ख्याल आ रहा है, क्योंकि सत्ताधारी दल पिछले 10 महीने में ऐसा कुछ उल्लेखनीय काम नहीं किया। हालांकि किसानों और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम जरूर सरकार ने किया, लेकिन उस तरह से एक बड़ा ब्रेक लगा। तो मुझे लगता है कि ये अब जो दौर है वो जो आने वाला 3 साल है उसमें दोनों दलों के पास अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए अब सही समय है, एक सही मौका। अब जिस तरह से चारों तरफ एक उम्मीद का वातावरण जग रहा है कि कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है और इस पर प्लानिंग होने लगी है, तो कुल मिलाकर अब जो है एक लंबा जो ब्रेक मिला है उसके बाद सबको एक्टिव करने के लिए ये सब कवायद की जा रही है। जी, चलिए दोनों दलों से हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हैं। सुशील जी, जब भूपेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आप कह रहे हैं कि जो अच्छा काम कर रही है उसी के कारण हम उपचुनाव भी बम्पर मतों से जीतते आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप जनहित के काम करिए, लेकिन चुनाव मिशन 2023 तो आपका जनहित का काम है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है जो अभी से थोड़ा सा चिंता आपको लगने लगी है? देखिए त्रिपाठी जी, अपने संगठनात्मक विस्तार करना या संगठन के माध्यम से सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, यह हर राजनीतिक दल का, विशेष तौर पर जब सत्ता में है तो हमारा संगठन के रूप में महत्वपूर्ण दायित्व बन जाता है। कोई चिंता वाली बात नहीं, यह सामान्य प्रक्रिया है। और संगठन का विस्तार करना हमारा एक संगठन के रूप में कांग्रेस पार्टी ने जो हमने अपना संगठन ब्लॉक बनाया, पहले 199 ब्लॉक से 300 से अधिक संगठन ब्लॉक है। तो ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करना, उनके पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, उनके माध्यम से जो हमारी सरकार काम कर रही है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बड़े गर्व से जनता के बीच में जाके ये बता सकता है, बताने की स्थिति में है कि हमने जन घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे, 36 वायदे किए थे कांग्रेस पार्टी ने, 36 में से 27 वायदे हमारी सरकार ने पूरे कर दिए मात्र 2 साल में। आने वाले 3 साल में बाकी वायदों को भी हम पूरा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार के जो काम है, जो जनहितकारी निर्णय सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, उसको जनता तक पहुंचाने में, जनता के बीच में उसको सकारात्मक अप्रोच करने में हमारे कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो। अब विशेष तौर पर जब सरकार में आने के बाद बहुत सारी समितियां हैं, बहुत सारे उन्हें जहाँ की जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको एडजस्ट करना, वैसी स्थिति में जो नीचे के कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप उनको अपडेट करके जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो ब्लॉकों में पदाधिकारी बनेंगे। तो ब्लॉकों में पदाधिकारी थे उनके बीच में ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाएंगे, ब्लॉक अध्यक्षों को हम जिले में ले जाएंगे। हमारी संगठनात्मक गतिविधियां हैं, तो ये हमारी कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन राजनीतिक दल के रूप में हमेशा से अपने आप को सजग रखना है। कांग्रेस पार्टी, हम विपक्ष में भी थे, 3 चुनाव हमारे थे। आप देखेंगे देश में अन्य राज्यों में 3 चुनाव हारने के बाद राजनीतिक दल बड़ी स्पष्ट स्थिति में हो जाता है, लेकिन हर बार हमने बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ा और बमुश्किल से 1%, 1.25% वोटों से हम पीछे रहते थे। अभी तो हम सरकार में, हमारी सरकार सबसे बड़ी बात है कि बेहतरीन काम कर रही है। आज हमारे कार्यकर्ता अपने सरकार के कार्यों को गर्व से जनता के बीच में ले जा सकता है कि हमने जो कमिटमेंट किया था। सुशील जी, आपने कहा 36 में से 27 वादे पूरे किए, वो कौन से 9 वादे हैं जो आप अभी नहीं पूरा कर पाए हैं? 2 साल हो गए। देखिए बहुत सारे वादे हैं, 8-9 वादे हैं जिनकी दिशा में सरकार काम कर रही है।
कुछ एक में कमेटियां बना दी गई है, उसमें उस दिशा में काम कर रही है। तो वादों को, जो वादे हमने पूरे किए हैं, किसानों का कर्जा माफ करने के बाद हो, या फिर आदिवासियों को 2500 रुपए से तेलू पत्ता बोनस 4000 करने का वादा हो, या सहजी जो इन्होंने जबरदस्ती का बैन लगा के रखा हुआ था 5 डिसमिल जमीनों की रोक सिर्फ इसलिए कि सत्तारूढ़ भाजपा के तत्कालीन, ये तो वादे आपकी जनता जान चुकी है कि आपने कर दिए हैं। हम वो पूछना चाह रहे हैं कि जो 9 बड़े वादे हैं उसमें 1-2 तो बता दीजिए जो आप नहीं पूरा कर पाए, उसको कब तक पूरा करेंगे? कुछ एक बातें हैं, जैसे जैसे हमने युवाओं से वादा किया था कि हम उनको बेरोजगार, उनको हम सामाजिक कार्यों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराएंगे जी। और यदि हम ऐसा नहीं करवा सके तो हम उनको 2500 रुपए का न्यूनतम वेतन की व्यवस्था करवाएंगे। उस दिशा में भी सरकार ने एक उप मंत्रिमंडलीय उप समिति बना दी है 3 महत्वपूर्ण मंत्रियों को, और वो इस दिशा में प्रयास करिए किस प्रकार से सरकार सामाजिक कार्यों से जोड़, और उस दिशा में सरकार ने काम ही किया। पिछले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि PWD में ई श्रेणी की ठेकेदारों की नियुक्ति निःशुल्क उनके रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, छात्र को काम दिए जाएंगे। जो डिप्लोमा इंजीनियर है उनको न्यूनतम 15,000 रुपए, और जो डिग्री इंजीनियर है उनको न्यूनतम 25,000 रुपए के आय सुनिश्चित करने का काम सरकार करने जा रही है। तो हमारे जितने वादे हैं उन वादों की दिशा में सरकार ने काम शुरू, लेकिन 27 वादे ऐसा है जिनको हमने फ्लोर पर पूरे कर दिए हैं। जो वादे पूरे हो चुके, बाकी वादों की दिशा में सरकार काम कर रही है। हम आज की स्थिति में 36 वादों के लिए कुछ न कुछ सरकार ने कार्रवाई पूरी किया है। 27 वादे ऐसे हैं जिनको हमने पूरा कर दिया है। जी, चलिए हम संजय जी से पूछे। संजय जी बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, क्या बात है? आजकल कुछ ज्यादा बिजी रहते हैं। जी नमस्कार त्रिपाठी जी। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। विपक्ष में काम बढ़ जाता है त्रिपाठी जी। विपक्ष में तो ज्यादा मिलना चाहिए, विपक्ष में काम बढ़ जाता है त्रिपाठी जी। अरे जनाब मिलते रहा करिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, फिर मुझे चले भी गए, बुलाया भी, बताया भी नहीं। जरूर जी। मनोज जी सुन रहे होंगे, उम्मीद है। जी मनोज, अरे मैंने वही आपके अंदाज में मैंने कहा, आपका अंदाज जो हमेशा रहता रहा है कि मिलते रहा करिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, फिर मत कहना कि चले भी गए, बताया भी नहीं। चलिए संजय जी, बिल्कुल जब आप अंदाजे बयां वही है त्रिपाठी जी आपका पुराना जी, आप माने बीजेपी कहती आ रही है कि भूपेश सरकार की विफलताओं को लेकर हमारे अपने आप हम सरकार 2/3 मेजॉरिटी से आप आएंगे, 2/3 बहुमत से आप आएंगे, ये कहते रहे हैं। फिर वही आपसे सवाल करना है कि जो हमने सुशील जी से किया है कि फिर कैडर ये क्यों हो रहा है कि कैडर बढ़ाने की जरूरत है। बीजेपी तो कैडर बेस्ड पार्टी है, शुरू से है, आपका कैडर नीचे तक गांव तक है, तो ये सब करने की क्या जरूरत है कि नए सिरे से ट्रेनिंग देने की? देखिए त्रिपाठी जी, राजनीति में यदि सरकार बनती है किसी भी दल की तो उसके 2 प्रमुख कारण होते हैं जी। एक वो होता है कि जो किसी राजनीतिक दल की अपनी ताकत, अपनी क्षमता और अपनी विश्वसनीयता रहती है आम जनता के बीच में, उसका लाभ मिलता है चुनाव में जी। और दूसरा विषय ये रहता है कि जो एग्जिस्टिंग जो सरकार रहती है, जो वर्तमान समय में सरकार रहती है, उसकी असफलताएं भी कहीं न कहीं चुनाव में मदद करती है, और ये दोनों के समीकरण मिलाकर कोई भी राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करता है जी। और आज कमोवेश वही स्थिति यहां पर फिर से खड़ी हो गई है कि 2 साल के अंदर में जिस तरीके से आम जनता का आक्रोश आया है, तो कांग्रेस में भी घबराहट है इस बात को लेकर, और कांग्रेस इसीलिए कोशिश कर रही है कि एक राजनीतिक दल के रूप में फिर से कि हम 23 में कैसे आए, लेकिन अपने कामों की वजह से उनको कुछ गेन दिखाई नहीं दे रहा, उनको कुछ सफलता दिखाई नहीं दे रही है। और शायद यही कारण था कि आपने जब सवाल किया सुशील जी से कि कौन से नहीं किए, तो वो तो ऐसी चीजों को बोल भी नहीं पा रहे हैं कि हाँ हमने शराबबंदी का वादा किया था, हम नहीं कर पा रहे हैं, हाँ हमने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, हम नहीं कर पा रहे हैं। बोलने में बेरोजगारी के बारे में बता दिया उन्होंने, डर है तो समझ लीजिए करने की, बेरोजगारी के बारे में बताया। एक मिनट, दूसरा विषय यह है, दूसरा नहीं बेरोजगारी तो ये तो घुमा फिरा के 15-20 लाख रुपए का ये तो हमने किया था, हमारी सरकार ने पहला किया था। अभी तो ये है जो 15-20 लाख रुपए के जो काम मिलते थे बेरोजगारों को, उसको समाप्त करके पीस वर्क में लोगों को बंदर बांट चालू हो गई है इस प्रदेश के अंदर में, जो हमने किया था पहली बार इस प्रदेश के अंदर में कि जो बेरोजगार इंजीनियर हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको हम सीधा लाभ किस तरीके से दें,
उसको समाप्त करके अब बंदर बांट का काम चालू हो गया पीडब्ल्यूडी से लेकर अन्य विभागों के अंदर में। दूसरा, आपने बीजेपी के बारे में कहा, देखिए एक जो संगठन होता है, कोई भी संगठन, राजनीतिक दल संगठन, लेकिन मैं अपने संगठन के बारे में बात कर रहा हूं कि हम कहां से प्रारंभ हुए थे, आपको भी मालूम है 1980 में जब 84 में 2 सीटें थी, तो संगठन को हमेशा फोकस करके हमने काम किया है। हम सरकार में रहे न रहे, लेकिन हमारा संगठन मजबूत यदि रहेगा तो हम कभी न कभी सत्ता हासिल कर लेंगे और उस सत्ता के माध्यम से हमारा कार्यकर्ता आम जनता की सेवा करते, इस लक्ष्य को लेकर हम राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता, हमारी सरकार क्या कर रही है, देश के लिए क्या काम होना चाहिए, प्रदेश के हित के लिए क्या काम होना चाहिए, उसके लिए हमारा जो कार्यकर्ता है वो सक्षम रहे, वो जानकारी रहे। इसके लिए जो प्रशिक्षण की बात अभी की, जो 3 दिन प्रशिक्षण हुआ जिसके बारे में चर्चा हुई, तो हम अपने कार्यकर्ताओं को और भी मजबूत बना रहे हैं कि हमने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, या हम राजनीति के क्षेत्र में तो हम क्या करना चाहते हैं लोगों के बीच में जाकर। तमाम प्रकार की बातों को लेकर प्रशिक्षण, लगभग 10 विषयों को लेकर प्रशिक्षण हो रहा है। हमारे अब व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, राजनीति के क्षेत्र में एक राजनीतिक कार्यकर्ता का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, हमारे विचार परिवार किस तरीके से आनुषंगिक कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर समाज सेवा का काम कर रहे हैं, ये सब जानकारी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि क्या है, आज कांग्रेस क्या बीज बो रही है इस प्रदेश के अंदर में, उस पर हमारी नजर होगी। ऐसे अनेक विषय हैं, इन विषयों को लेकर हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। देखिए सत्ता तो आती है जाती चली जाती है, हमें तो छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल तक आशीर्वाद दिया है और कांग्रेस आई है, उनको हमने बधाई भी दिया है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से सफलता हासिल करी, जिस बड़ी मात्रा में, उसका परिणाम ठीक नहीं है और इसीलिए जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश है और कांग्रेस में भी घबराहट है। इसीलिए कांग्रेस, आज देखिए 2 साल हो रहे हैं, निगम मंडल के माध्यम से मजबूती नहीं, निगम मंडल के माध्यम से ही अपना वर्चस्व नेता स्थापित। संजय जी, आप कह रहे हैं कि माने कोई भी काम नहीं हो रहा, बंदर बाट हो रही है, जन कल्याणकारी कार्य नहीं हो रहे हैं, 2 साल में अगर 36 में से 27 वादे पूरे कर दिए जाते हैं, ये काम नहीं है क्या? एक बात। दूसरी बात, जो अभी हम लोग तो परिणाम देखते हैं, अभी जो परिणाम आ रहे हैं, चाहे मरवाही का हो, चाहे पंचायतों के चुनाव का हो, नगरीय निकाय के चुनाव का हो, बस्तर में आपके ही एमएलए थे, सिटिंग एमएलए थे, वहां पे ये सीट ले गए, ये परिणाम ये बता रहे हैं कि नहीं भूपेश सरकार जनहितैषी काम कर रही है। देखिए त्रिपाठी जी, देश की आजादी के बाद भारतीय राजनीति के उपचुनावों की यदि हम संख्या को देखें और उसका अनुपात में हम देखें तो लगभग 90 से 95% जो जीत हुई है वो लगभग सत्ताधारी राजनीतिक दलों को हुई है, चाहे हम उसमें रहे हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी सरकार में रही हो। सामान्यतः हिंदुस्तान की जनता के अंदर में ये मत रहता है कि जिसकी सरकार है उसको समर्थन मिलता है ताकि उसके काम वगैरह होते रहें। तो ये चीजें सामान्यतः होती है राजनीति में कि उपचुनाव का लाभ निश्चित रूप से सरकार को मिलता है। लेकिन कांग्रेस के साथ में एक चीज और जुड़ी है कि सत्ता का दुरुपयोग किस तरीके से किया जाता है और उसका शानदार उदाहरण मरवाही में देखने को मिला, चाहे दंतेवाड़ा में देखने को मिला। मरवाही में 1-1.5 महीने के अंदर में जिस तरीके से चुनाव नहीं लड़ने देने का विषय जो सामने आया, जिसके बारे में मैं कहूंगा तो बहुत समय लगेगा, और यदि वहां पर चुनाव तो आप लड़े थे, नहीं लड़ने देने का मतलब आपकी बी टीम को नहीं लड़ने दे रहे थे, बी टीम तो आपका समर्थन कर रही है। मतलब आपने कहा ना चुनाव नहीं लड़ने देने बी टीम और ए टीम, ये तो अंतागढ़ में आपने नहीं लड़ने दिया था महोदय, नहीं लड़ने दिया गया ना। सुनिए जी, चुनाव में आपने नहीं लड़ने दिया था अंतागढ़, बीच में नहीं बोलते, सुनिए त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, हुआ ये देखिए, जोगी जी भले जोगी जैसी सीटें में रहे हैं, आज वो नहीं है, ये किसकी देन रही इस प्रदेश के अंदर में? प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री राज्य निर्माण के बाद किसने भेजा? सम्मानीय सोनिया गांधी जी ने भेजा, सम्मानीय राहुल गांधी जी ने भेजा, ये कहकर भेजा कि प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बना। सुनो यार, अरे सुनो सुनो बात में आपकी बारी दूसरा, अब वो चोट लग गई दिल पर चोट लगी तो बीच में बोलेंगे त्रिपाठी जी। अब सुशील जी हम आपके पास ही आएंगे, आपके पास आएंगे, सुशील जी की बात आ जाए। सुशील जी एक मिनट सुन लीजिए, उनकी बात आ जाए, हम आपके पास ही आएंगे। सुन लीजिए, अरे सुन लो जी। देखिए ऐसा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो 20 साल जनता ने देखा आदिवासी है नहीं है। प्रथम मुख्यमंत्री आदिवासी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने भेजा, एआईसीसी ने भेजा। दूसरा विषय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष
कांग्रेस पार्टी ने बनाया, या तो आपने धोखा दिया, ये मानिए कि आपने प्रदेश की जनता को धोखा दिया कांग्रेस ने, और 20 साल तक ये मामला चलता रहा। अब हमको कहते हैं कि बी टीम 17 साल तक आपके मुख्यमंत्री रहे। सुशील जी, बात आ गया, हम आपको मौका देंगे। बीच में नहीं बोलते, बीच में नहीं बोलते जी, बीच में नहीं बोलते जी। आपके तमाम जो मंत्रिमंडल है, भूपेश बघेल जी सहित सब उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे। सम्मानीय अजीत जोगी जी कहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे पथ प्रदर्शक हैं, नहीं तो आप नकली आदिवासी लगने लगे। संजय जी, आपका इशारा यह है कि देश की आजादी के बाद से कांग्रेस का यही रहा है। संजय जी, आपका कहने का मतलब है, कहीं दिक्कत नहीं, क्योंकि जोगी जी, आपका कहने का मतलब यह है कि अगर जोगी जी के यहाँ से लड़ते, देखिए ये बात फाइट होती और आपकी विजय होती रहती, ये कहने का मतलब है आपका, ट्रायंगुलर फाइट होती और आप जीत जाते। देखिए क्या होता क्या नहीं होता जी त्रिपाठी जी, क्या होता क्या नहीं होता ये तो भविष्य के डर में है, लेकिन ये सत्य है कि 20 साल तक जोगी परिवार वहां पर एमएलए रहा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में रहे, चाहे वो जेसीसीजे में रहे जी, और जब तक वो रहे तब तक वो आदिवासी थे, और जब कांग्रेस में नहीं थे, कांग्रेस फिर बीच में बोले। दर्द होता है, मेरे को मालूम है, गलती करे हो तो देश की आजादी के बाद से कांग्रेस का यही हाल है, अपने लाभ लेने के लिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, और यही काम कमोवेश आज पूरे देश के अंदर में कर रहे हैं, चाहे किसान का मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो। लेकिन जनता समझ चुकी है दोस्तों के अंदर में शराबबंदी के ओवर रेट, शराब की जिस तरह से बिक्री हो रही है ना, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना है कि शराबबंदी की। संजय जी, जल्दी समाप्त करिए, नई परिभाषा कर दीजिए। जी सुशील जी, मैं बोला ये सोलो है तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए। चलिए सुशील जी को मौका। जी ऐसा त्रिपाठी जी, मैं जैसा संजय कभी बोल रहे थे, बिल्कुल हमने अजीत जोगी को कांग्रेस पार्टी ने, एआईसीसी ने आदिवासी समझ के ही इस प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया था जी। आदिवासी समझ के ही कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विभाग का अध्यक्ष बनाया था जी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की शिकायत की और श्री अजीत जोगी अपने आप को आदिवासी साबित करने में सक्षम नहीं साबित हुए, और जिस भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अजीत जोगी के खिलाफ चुनाव लड़ा, वही भारतीय जनता पार्टी 14 साल तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद अजीत जोगी का जाति का निर्धारण क्यों नहीं कर रही थी। जब उनके जाति का निर्धारण माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी कमेटी ने कर दिया, जब यह सिद्ध हो गया कि वे आदिवासी नहीं है, तब भारतीय जनता पार्टी अपने निजी स्वार्थों के लिए आज उनके नाम पर रोना रो रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले यह बताया कि पिछले 14 साल में जिस व्यक्ति को वह नकली आदिवासी बोलती थी, जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी आदिवासी नहीं होने का कानून लाई जाती थी, आज उस व्यक्ति के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पे कानून कोर्ट के निर्देश पे जब एक निर्णय आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता किस मुंह से उनके आदिवासी होने नहीं होने पर प्रलाप कर रहे हैं। चुनाव को इन्होंने नहीं लड़ने दिया था अंतरगढ़ में हमारे प्रत्याशी को, ये बोल रहे थे कि छोटे छोटे 20 वर्ष में बंदरबांट किया जाता है। इसी छत्तीसगढ़ में एक नीति बनाई गई थी, कि छोटे छोटे काम यहाँ के युवा रोजगारों को दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, क्लबिंग करके जो 1 करोड़ के काम होने चाहिए, जो 50 लाख के काम होने चाहिए, जो 20 लाख के काम होने चाहिए, जो देश के अन्य राज्य अपने छोटे छोटे बेरोजगार युवाओं को देते हैं, उस काम को इन्होंने करोड़ों में करके अब ऐसे सिस्टम बना दिया कि छत्तीसगढ़ का युवा उस ठेके को न ले पाए। इन्होंने क्या किया, सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों को ठेका देते ताकि एक मुफ्त कमीशन आए, जिस कमीशन की बात रमन सिंह जी जाके वहां रायगढ़ में करते थे, उसी कमीशन खोरी की नियत से इन्होंने युवाओं के हितों में डाका डाला। आज हमारी सरकार 20 लाख तक के काम उसी ब्लॉक के युवा रोजगारों को बिना किसी पैसे के पंजीयन करवा रही है। आज हमारी सरकार जो डिप्लोमा इंजीनियर की बात करते थे, एक भी डिप्लोमा इंजीनियर को बता दें इन्होंने काम दिया, इन्होंने घोषणा कर दिया, लेकिन जब काम देने की बात आई तो इन्होंने काम नहीं किया। बता दो, नाम बताओ। जी संजय जी, आपको भी मौका देंगे, उनकी बात आ गई, थोड़ा संक्षेप में सुशील जी। भ्रष्टाचार किया, स्काई वॉक जैसे घोटाले किए इन्होंने क्या किया, सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए नई राजधानी में लगा दिया, सिर्फ बर्बाद किया। कमीशन खोजी की नियत से इन्होंने हाउसिंग बोर्ड में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, आज भी हजारों क्यों बैठे हो, खंडारों में क्यों बैठे हो, वही आपके पापों को, आपने जो पाप किया, आपने जो कमीशन खोरी किया, आपने जो भ्रष्टाचार किया 15 मजे आप लो, उस पर साफ काम हम करें, मजे आप लो। आरडीए से लेके
आरडीए से लेकर काम हम कर रहे हैं, वजह आप लोग हैं। पूरा कर दिया आपने खूब कर दिया। आपने रायपुर में स्काई वॉक बनाया, सड़क खंडार हो रहा है स्काई वॉक। आपने क्या किया? आपने मेला स्थल में 1 मंजिली बिल्डिंग में जाने के लिए 4 लिफ्ट लगाई। ये है छत्तीसगढ़ का विनाश किया आपने। 1 मिनट जी संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सुशील जी की बात? देखिए, मैंने कहा कि जिस चीज की जानकारी नहीं है उसके बारे में चिल्ला चिल्ला कर कहने से वो सत्य नहीं हो जाता है। जी। बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या सही ना, माननीय ताम्रध्वज साहू जी पीडब्ल्यूडी मंत्री, शायद आपको जानकारी होगी, वहां पर जानकारी ले लें कि कितने बेरोजगार इंजीनियरों ने काम किया है। तो हम किसी चैनल के अंदर में जहां पर प्रदेश की जनता इसको सुनती है वहां पर हम गलत तथ्यों को करेंगे तो वो आपकी नाकामी दिखेगी। आपने कहा जोगी जी के विषय को लेकर, तो चलिए सबसे पहले तो आपने भेजा था, इस बात को स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं मैं। तो क्यों ना अपन शुरुआत करें माफी मांगने की? तो पहले क्यों ना अपन सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिख दें, सरकार को एक चिट्ठी लिख दें सोनिया गांधी। अरे सुनो तो भैया, अरे फिर वही बीच में बोलने लगे, फिर बीच में बोलने लगे। आप सिखाओगे, आप गलत बयानी करोगे, अरे सुन लो भैया, गलत बयानी करोगे, बीच में सुनना पड़ेगा। और ये आपने बैठे हैं, सुन लो भैया। संजय जी उस मामले को लटका के क्यों रखा था आपकी सरकार थी? संजय जी, देखिए ऐसा है, जोगी जी के मामले को आपने कमेटी बना के लटका के क्यों रखा था? क्यों लटका है आप? अब वो बोलने का मौका दे तब तो। जी सुशील जी, बोलने का मौका दे तब तो। सुशील जी कृपया उनको बोलने का मौका। देखिए कोई भी शासकीय प्रक्रिया होती है जी, उसका पालन शासन के विभाग के, शासकीय प्रक्रिया का एक प्रोसेस होता है जिसमें कोर्ट का मामला भी इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का मामला इन्वॉल्व है। वो हमारे घर का काम नहीं है कि हम उसको आदेश पारित कर दे। कहीं न कहीं ये लड़ाई चल रही थी। सुन लो, अरे सुनो ना, फिर बीच में बोले। जी बोलिए। आखिर उसका परिणाम यदि आया, आज यदि उसका परिणाम आया तो अरे सुनो तो, गलत नहीं, गलत सुन रहे हो आप। यदि उसका परिणाम आया तो हमारी कंप्लेंट के आधार पर आया ना, स्वागत करो। आप तो भेज दिए थे, प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री, प्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, बेहोशी के आलम में बोलते हमको मालूम नहीं था। तब उनके देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जांच नहीं करते हो। इसी तरह के जो लोग हैं, इस तरह के लोग कांग्रेस में हैं, इस तरह के लोग कांग्रेस में बड़ी मात्रा में हैं, जो बहुरूपिया है, कांग्रेस के अंदर मुद्दा कुछ और था, मुद्दा तैयारियों को लेके था, बात जैसी की होने लगी। तुम्हारे वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी पूरे मुद्दे पर टिप्पणी आपकी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अगर छत्तीसगढ़ में अपने कार्यकर्ताओं को मंडल और आयोगों ने नियुक्तियां देना शुरू किया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लीक से हटकर एक काम करना चाहिए कि प्रथम पंक्ति या द्वितीय पंक्ति के नेताओं को छोड़कर जो ब्लॉक लेवल के आपके कार्यकर्ता है, जो डिवोटी है, जो आपके प्रति समर्पित है, उनको मौका दे, उनको भी सत्ता में भागीदारी का मौका दे, जिससे आपकी पार्टी और मजबूत बनेगी। भारतीय जनता पार्टी, जैसा भी संजय श्रीवास्तव जी कह रहे थे, कैडर बेस्ड पार्टी है, उसमें एक अनुशासन है, उनके कई अनुसांगिक संगठन हैं जो आदिवासी इलाकों में काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपने में निखार लाने की आवश्यकता है। लेकिन वहां गुटबाजी हो गई है थोड़ी सी। हाँ, वहां भी गुटबाजी है, लेकिन उनको निखार लाना चाहिए कि जो उन क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं उनको जनता के बीच भी रखें, बुद्धिजीवियों के बीच भी रखें, जिससे कि उनको पता चल सके कि क्या है। चले, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका। हमारी शुभकामनाएं 2023 के लिए। संजय जी आपको भी शुभकामनाएं मिशन 2023 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका और मनोज जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में 3 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन दोनों प्रमुख दलों ने 2023 के लिए अभी से कमर कस ली है। रणनीतियां तैयार हो रही हैं, जिसके तहत ही चलकर अगली बार सत्ता में आने की तैयारी हो रही है। वैसे जिस तरह कांग्रेस अभी से 2023 की तैयारी में जुट गई है, उसे लेकर ये बात समझ आ रही है कि कांग्रेस को भविष्य का डर सता रहा है, तभी तो वो 2023 के दंगल के लिए अभी से पूरा दम लगा रहे हैं। जबकि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि राज्य में उसकी सियासी जमीन खिसक गई है, लिहाजा पार्टी नए सिरे से नींव तैयार करना चाहती है। खैर, मिशन 2023 दूर है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ कौन जल्द ही इसके नजदीक पहुंचेगा, देखना अहम होगा।